सोचिए, एक बड़ा सा पुल बन रहा है या शायद एक ऊंची इमारत। इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? जमीन खोदने से। पर यह कौन और कैसे तय करता है कि कितनी मिट्टी खोदी गई, कितनी भरी गई? क्या अंदाजे से काम चलता है या इसका कोई पक्का मानक तरीका है? आज हम इसी बहुत बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी विषय की गहराई में उतरेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में मिट्टी के काम यानी अर्थवर्क को मापने के तयशुदा तरीके क्या हैं? इसके लिए हमारे पास भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का एक आधिकारिक दस्तावेज है, IS 1200 भाग 1। ये 1992 में चौथी बार सुधारा गया था और खास तौर पर मिट्टी के काम को कैसे नापा जाए इसी पर बात करता है। और दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज शुरू होने से पहले ही ज्ञान के अधिकार और उसे फैलाने पर जोर देता है, कुछ जाने माने लोगों के विचारों के साथ। ये एक तरह से इशारा करता है कि इन मानकों का मकसद सिर्फ तकनीकी बारीकियां तय करना नहीं, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना भी है। शायद तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि मिट्टी जैसी मामूली लगने वाली चीज को भी नापने के लिए एक मानक तरीका क्यों जरूरी है, और इस दस्तावेज में बताए गए कुछ नियम क्या हैं। शायद कुछ ऐसे जो हमें चौंका दें। चलिए पता लगाते हैं। मानकीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले क्या होता था कि अलग अलग सरकारी विभाग या कंस्ट्रक्शन एजेंसियां मिट्टी की खुदाई या भराई को अपने अपने हिसाब से नापती थी। कोई घन मीटर में नाप रहा है, कोई शायद किसी और तरीके से, कोई किनारों की ढलान गिन रहा है, कोई नहीं गिन रहा। अच्छा, मतलब एक ही काम के लिए 10 तरह का हिसाब किताब। इससे तो बड़ी गड़बड़ होती होगी, खासकर जब पैसे देने की बारी आती होगी। बिल्कुल। इसी कंफ्यूजन और झगड़ों को खत्म करने के लिए ये मानक बनाए गए। इनका सीधा मकसद था कि पूरे देश में किसी भी प्रोजेक्ट पर मिट्टी के काम को नापने का एक ही तरीका हो, एक ही तकनीकी भाषा हो। इससे ठेकेदारों के लिए काम करना आसान हो गया और जो प्रोजेक्ट करवा रहा है उसके लिए भी हिसाब रखना साफ सुथरा हो गया। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। 1958 से इस पर काम चल रहा है और ये जो 1992 वाला संस्करण है, ये इतने सालों के अनुभव और लोगों से मिले सुझावों पर आधारित है। अच्छा। और ये सिर्फ काम खत्म होने पर नापने की बात नहीं करता, बल्कि शुरुआती अनुमान लगाने से लेकर काम के दौरान जांच करने और आखिर में भुगतान करने तक हर कदम पर सही नापतोल के महत्व पर जोर देता है। तो फिर ये नापतोल होता कैसे है? क्या कुछ बुनियादी उसूल हैं इसके? हाँ, कुछ बहुत स्पष्ट नियम है। पहली बात, नाप लेने का एक क्रम तय है। पहले लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई या गहराई या मोटाई। ठीक है, LBH। हाँ। दूसरी बात, सारे नाप दशमलव प्रणाली मतलब डेसिमल सिस्टम में लिए जाएंगे और नेट होंगे। नेट? इसका क्या मतलब है? नेट मतलब जितना काम असल में करने के लिए कहा गया था, ठीक उतना ही। अगर खुदाई करते हुए किनारा थोड़ा ज्यादा कट गया तो उसकी गिनती नहीं होगी। ओह, समझा। तीसरी बात, सटीकता बहुत जरूरी है। लंबाई को करीब 0.01 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर तक नापा जाएगा। 1 सेंटीमीटर तक? हाँ। क्षेत्रफल को 0.01 वर्ग मीटर तक और आयतन यानी कितनी घन मिट्टी निकली उसे 0.01 घन मीटर तक नापा जाएगा। ये नेट वाली बात मुझे काफी अहम लग रही है। इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ उसी काम के पैसे देंगे जो नक्शे या निर्देश के मुताबिक होना था, ना कि गलती से या आसानी के लिए ज्यादा खोद दिया गया उसके। ये तो ठेके और भुगतान में बड़ी स्पष्टता लाता होगा। एकदम सही। ये सिद्धांत ही पारदर्शिता और निष्पक्षता की नींव है। साथ ही मानक ये भी साफ करता है कि अगर काम कुछ खास मुश्किल हालात में किया जा रहा है तो उसे अलग से नापना होगा और उसकी जानकारी भी अलग देनी होगी। जैसे कि पानी के अंदर खुदाई करना या बहुत बदबूदार मिट्टी में काम करना या ऐसी जगह जहां समुद्र का ज्वार भाटा आता हो या फिर बर्फ में खुदाई करना। अच्छा। जाहिर है इन हालात में काम करने का तरीका और लागत दोनों बढ़ जाते हैं, इसलिए इनका हिसाब अलग रखना जरूरी है। यहाँ एक और मजेदार बात है। मानक कहता है कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो खुदाई के मुख्य काम का ही हिस्सा माने जाते हैं, उन्हें अलग से नापने या उनके अलग पैसे देने की जरूरत नहीं। ये कौन से काम है? हाँ, ये जानना जरूरी है ताकि हिसाब किताब सरल रहे। इसमें शामिल है काम शुरू करने से पहले जगह की मामूली साफ सफाई, जैसे घास फूस हटाना। ठीक है। काम करने के लिए जमीन पर निशान लगाना, जिसे सेटिंग आउट कहते हैं। खुदाई कितनी गहरी हुई ये जांचने के लिए बीच बीच में मिट्टी के छोटे टीले छोड़ना, जिन्हें डेड मैन या टेल टेल्स कहते हैं, और बाद में उन्हें हटा देना। अच्छा, वो छोटे पिलर जैसे? हाँ, वही। फिर खुदाई के दौरान अगर किनारों से थोड़ी बहुत मिट्टी अपने आप गिर जाए तो उसे हटाना।
और अगर सामान्य बारिश का पानी गड्ढे में भर जाए तो उसे निकालने का इंतजाम करना, ये सब मुख्य खुदाई के काम में ही शामिल माना जाता है। तो मतलब छोटे मोटे कामों का अलग से हिसाब रखने की जरूरत नहीं, फोकस बड़े काम पर। लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए जमीन से ही पानी निकल रहा हो, तब बिल्कुल सही सवाल। अगर पानी निकालने के लिए खास इंतजाम करना पड़े, जैसे बड़ा पंप लगाना पड़े या ट्यूबवेल खोदकर पानी निकालना पड़े, जिसे वेल पॉइंट डीवाटरिंग कहते हैं, हाँ, तो सामान्य पानी निकालने में नहीं गिना जाएगा। उस पंपिंग के काम को अलग से नापा जा सकता है। कैसे? इसे किलोवाट घंटे यानी kWhrs या हॉर्स पावर घंटे HPRS में नापते हैं। मतलब ये देखा जाता है कि पंप चलाने में कितनी बिजली या ऊर्जा खर्च हुई। लेकिन ये तभी होगा जब ठेके में इसका खास तौर पर जिक्र हो। ठीक है, अब बात करते हैं उस मिट्टी या चट्टान की जिसे खोदा जा रहा है। क्या उसे भी अलग अलग बांटा जाता है? क्योंकि जाहिर है नरम मिट्टी खोदना और सख्त चट्टान तोड़ना एक जैसा तो नहीं हो सकता। ये वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से तय होता है कि काम कितना मुश्किल है और उसकी लागत कितनी आएगी। मानक मोटे तौर पर चीजों को ऐसे बांटता है। पहला, नरम या ढीली मिट्टी। ये वो है जिसे फावड़े या कुदाल से आसानी से खोदा जा सके, जैसे खेत की ऊपरी मिट्टी, रेत, गाद, साधारण चिकनी मिट्टी। ओके। दूसरा, कठोर या घनी मिट्टी। इसे खोदने या ढीला करने के लिए गैंती, सब्बल या किसी नुकीले औजार की जरूरत पड़े, जैसे बहुत सख्त चिकनी मिट्टी जिसमें पत्थर मिले हों, या दबा हुआ मुरुम। मुरुम मतलब? वो लाल रंग की बजरी जैसी मिट्टी होती है ना, या पुरानी कच्ची सड़कों की पत्थर वाली परत। अच्छा। तीसरा, कीचड़ यानी मिट्टी और पानी का गीला चिपचिपा मिश्रण। चौथा, नरम या टूटी फूटी चट्टान। ये ऐसी चट्टान होती है जिससे सब्बल या गैंती से तोड़ा या निकाला जा सके। इसके लिए ब्लास्टिंग यानी बारूद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लैटेराइट पत्थर। लैटरेट? हाँ, वो थोड़ा लाल या भूरे रंग का पत्थर होता है, अक्सर कोकण या दक्षिण भारत में मिलता है। ठीक है। पांचवा, कठोर चट्टान, ब्लास्टिंग वाली। ऐसी कोई भी चट्टान जिसे तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग यानी विस्फोटकों का इस्तेमाल करना ही पड़े। इसमें बड़े बड़े पत्थर भी शामिल हैं जिन्हें बोल्डर कहते हैं। बोल्डर कितने बड़े? जो आमतौर पर 300 मिलीमीटर यानी करीब 1 फुट से बड़े होते हैं। ओके। और छठा, कठोर चट्टान बिना ब्लास्टिंग के। ये वही सख्त चट्टान है जिसके लिए ब्लास्टिंग चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से वहां ब्लास्टिंग करना मना है, जैसे शायद आसपास कोई पुरानी इमारत हो या अस्पताल हो। बिल्कुल, तब इसे छेनी, पच्चर या दूसरी मशीनों से बहुत मेहनत करके तोड़ना पड़ता है। तो ये वर्गीकरण असल में काम की मुश्किल और लागत से जुड़ा है। मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैंने चट्टान खोदी, आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह की चट्टान थी ताकि उसका सही दाम मिल सके। ये तो ठेकेदार और काम करवाने वाला दोनों के लिए ही निष्पक्षता लाता है। बिल्कुल, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। हर तरह की मिट्टी या चट्टान को खोदने में अलग मेहनत, अलग औजार और अलग समय लगता है। ये वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि भुगतान वास्तविक कठिनाई के आधार पर हो। मानक ये भी कहता है कि जरूरत पड़ने पर इन मुख्य वर्गों के और भी उपवर्ग बनाए जा सकते हैं अगर स्थानीय मिट्टी या चट्टान की कोई खासियत हो। तो अब ये बताइए कि असल में खुदाई को नापा कैसे जाता है? आपने बताया कि नेट नाप लेते हैं, लेकिन तरीका क्या है? मुख्य सिद्धांत ये है कि आप उस गड्ढे या खाई को नापते हैं जो बनाने के लिए कहा गया था, मतलब ऑथराइज्ड डायमेंशंस। अच्छा। ना कि उस मिट्टी के ढेर को जो खोदकर बाहर निकाली गई है, क्योंकि खोदने के बाद मिट्टी फूल जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है, लेकिन इस बढ़ोतरी के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं होता। कोई भत्ता नहीं मिलता? नहीं, कोई भत्ता नहीं। तो अगर जमीन समतल है तो सीधी साधी खाइयों या उधार गड्ढों को सीधे लंबाई, चौड़ाई और गहराई नापकर मापा जाता है। गहराई जांचने के लिए वो डेड मैन या मिट्टी के टीले इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगर जमीन ऊबड़-खाबड़ हो तो? अगर जमीन ऊबड़-खाबड़ है तो काम शुरू करने से पहले और काम पूरा होने के बाद कई जगहों पर जमीन की सतह की ऊंचाई मतलब लेवल्स लिए जाते हैं। अच्छा, कंटूर मैप जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। इन लेवल्स के डेटा से कंप्यूटर या गणितीय फॉर्मूलों की मदद से ये हिसाब लगाया जाता है कि कितनी मिट्टी हटाई गई। लेकिन क्या हो अगर खुदाई में अलग अलग तरह की चीजें एक साथ मिल जाएं? मान लीजिए ऊपर नरम मिट्टी है, नीचे थोड़ी सख्त मिट्टी और फिर चट्टान आ गई,
तब कैसे नापेंगे? हाँ, ये स्थितियां आम है और मानक इसके लिए भी तरीका बताता है। मान लीजिए खुदाई में नरम चट्टान और कठोर चट्टान दोनों मिली है, तो तरीका ये है, पहले पूरी खुदाई का कुल आयतन निकाल लीजिए। ठीक है। फिर जो कठोर चट्टान निकली है उसे अलग ढेर लगाकर नापिए। अब क्योंकि ढेर में पत्थरों के बीच खाली जगह मतलब वॉइड्स होती हैं, हाँ, हवा भरी होती है। सही, तो इस ढेर के आयतन में से एक तय प्रतिशत की कटौती की जाती है। कितना प्रतिशत ये तय होता है? हाँ, ये आमतौर पर पहले से तय होता है, अनुबंध में लिखा होता है। मान लीजिए 50%। ओके। अब कुल आयतन में से इस कटौती के बाद वाली कठोर चट्टान की मात्रा घटा दीजिए। जो बचा वो नरम चट्टान की मात्रा मान ली जाएगी। अच्छा, मतलब कुल में से हार्ड रॉक घटा दिया तो सॉफ्ट रॉक मिल गया। हाँ, और अगर मिट्टी और चट्टान दोनों मिले हों तो प्रक्रिया थोड़ी और जटिल हो सकती है। पहले कुल आयतन निकालिए, फिर कोशिश की जाती है कि मिट्टी की मात्रा का अनुमान लगाया जाए। वो कैसे? या तो लेवल से या टेल से। इस मिट्टी की मात्रा को कुल से घटाने के बाद जो चट्टान बची उसमें से फिर नरम और कठोर चट्टान को ऊपर बताए तरीके से मतलब ढेर लगाकर और कटौती करके अलग अलग किया जाता है। सुनने में तो ये काफी ललित प्रक्रिया लग रही है, लेकिन शायद ये जरूरी है ताकि हर तरह के काम का सही हिसाब लग सके। हाँ, बिल्कुल। मानक में एक और बात कही गई है कि खुदाई को आमतौर पर 1.5 मीटर यानी करीब 5 फीट की गहराई के हिस्सों स्टेजेस में नापा जाना चाहिए। ऐसा क्यों? जी हाँ, ये 1.5 मीटर के चरणों में नापने का नियम अक्सर सुरक्षा और काम की लागत से जुड़ा होता है। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती जाती है, किनारों के गिरने का खतरा बढ़ता है और उन्हें रोकने के लिए लकड़ी के तख्ते वगैरह लगाने पड़ते हैं। शोरिंग और स्ट्रेटिंग। हाँ, वही। साथ ही ज्यादा गहराई से मिट्टी निकालने में ज्यादा मेहनत और समय लगता है, इसलिए हर 1.5 मीटर के चरण को अलग से नापना तार्किक है, क्योंकि हर चरण की लागत और जरूरी सावधानियां अलग हो सकती हैं। अच्छा। हालांकि पहाड़ी कटाई जैसी जगहों पर जहां गहराई के साथ लिफ्ट नहीं बढ़ती, ये नियम लागू नहीं होता। मुझे मानक में एक और दिलचस्प चीज मिली, कार्यस्थल यानी वर्किंग स्पेस का प्रावधान। ये क्या है? ये एक बहुत व्यवहारिक नियम है। सोचिए, अगर आपको नींव की दीवार के बाहर कोई वाटरप्रूफिंग की परत लगानी है या दीवार बनाने के लिए शटरिंग मतलब फॉर्मवर्क लगानी है, हाँ। इसके लिए दीवार से सटाकर खुदाई करने से तो काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा हटकर खड़े होने और काम करने की जगह चाहिए। सही बात है। मानक कहता है कि ऐसी स्थितियों में अगर ठेके में अलग से कुछ ना लिखा हो तो दीवार के बाहरी फेस से 600 मिलीमीटर यानी लगभग 2 फीट अतिरिक्त चौड़ाई तक खुदाई नापी जा सकती है। अच्छा, तो ये मजदूरों को काम करने के लिए जरूरी जगह देने का इंतजाम है, लेकिन इसका भुगतान कैसे होता है? यहाँ भी निष्पक्षता का ध्यान रखा गया है। भुगतान या तो इस अतिरिक्त जगह को मिलाकर कुल अधिकृत आयतन का होगा या फिर जितनी खुदाई असल में की गई है उसका होगा। इन दोनों में से जो भी कम हो उसी का भुगतान किया जाएगा। अच्छा, कम वाले का मतलब आप जरूरत से ज्यादा खोद के ज्यादा पैसे नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं। मानक अलग अलग तरह की खुदाई को उनके आकार और गहराई के आधार पर भी बांटता है ना? हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह की खुदाई परिभाषित हैं। पहली, सतही खुदाई सरफेस एक्सकवेशन। अगर खुदाई ज्यादा बड़े इलाके में फैली हो, मान लीजिए 10 वर्ग मीटर से ज्यादा, चौड़ाई भी ठीक ठाक हो 1.5 मीटर से ज्यादा, लेकिन गहराई कम हो 300 mm यानी करीब 1 फीट से ज्यादा नहीं, तो इसे कैसे नापते हैं? इसे क्षेत्रफल में यानी वर्ग मीटर में नापा जाता है। एरिया में, वॉल्यूम में नहीं? हाँ, क्योंकि गहराई बहुत कम है। ठीक है। दूसरी, क्षेत्रफल पर खुदाई एक्सकेवेशन ओवर एरिया। अगर खुदाई बड़े इलाके में हो, चौड़ाई भी ज्यादा हो और गहराई भी 300 मिलीमीटर से ज्यादा हो, इसे आयतन में यानी घन मीटर में नापा जाता है। क्यूबिक मीटर में? हाँ। और तीसरी, खाइयों में खुदाई एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस। अगर खुदाई किसी पतली पट्टी में हो, जैसे नींव डालने के लिए या पाइप या केबल बिछाने के लिए, और चौड़ाई 1.5 मीटर से कम हो, इसे भी घन मीटर में नापा जाता है। कुएं या छोटे गड्ढे खोदना भी इसी में आ सकता है। खुदाई के अलावा मिट्टी के काम में मिट्टी भरना मतलब फिलिंग भी होता है, उसे कैसे नापते हैं? भराई को भी लेवल्स लेकर नापा जाता है। भरने से पहले जमीन का लेवल और भरने और उसे अच्छी तरह कूटने मतलब कंपैक्ट करने के बाद का लेवल। कंपैक्शन जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है।
और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कूटने से मिट्टी दब जाती है, उसके बीच की हवा निकल जाती है, वॉइड्स कम हो जाते हैं, तो आयतन कम हो जाता है। इसलिए भुगतान के लिए इस दबी हुई मात्रा के हिसाब से कटौती की जाती है। मतलब जितनी मिट्टी डाली उससे कम का पैसा मिलता है क्योंकि वो दब गई। हाँ, तकनीकी रूप से हाँ। अगर फर्श के नीचे भराई हो रही है तो ये कटौती नहीं होती। मानक ये भी कहता है कि मिट्टी को पतली परतों में आमतौर पर 200 मिलीमीटर यानी करीब 8 इंच से ज्यादा मोटी नहीं, फैलाकर पानी डालकर कूटना चाहिए ताकि वो ठीक से बैठ जाए। और फिर ये लीड और लिफ्ट क्या बलाएं, सुनने में अजीब लगते हैं। ये असल में मिट्टी को ढुलाई करने से जुड़े शब्द हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, लीड। इसका मतलब है खोदी गई मिट्टी को कितनी दूरी तक ले जाया गया। दूरी। हाँ, इसे नापने का तरीका भी तय है। सबसे छोटे व्यावहारिक रास्ते से नापा जाता है। जरूरी नहीं कि ट्रक या डंपर असल में उसी रास्ते से गया हो। ठीक है। और दूरी के हिसाब से अलग अलग दरें होती हैं। मानक कहता है कि शुरुआती दूरी को 50-50 मीटर के छोटे छोटे हिस्सों में नापा जाता है, जैसे 0-50 मीटर, 50-100 मीटर। छोटे छोटे स्लॉट्स। हाँ। फिर 250 से 500 मीटर का एक ब्लॉक होता है, फिर 500 मीटर से 5 किलोमीटर तक 500 मीटर के ब्लॉक, और 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी को 1-1 किलोमीटर के ब्लॉक में नापा जाता है। काफी डिटेल में ये तो। हाँ, ये सब इसलिए ताकि दूरी बढ़ने पर ढुलाई की लागत का सही हिसाब रखा जा सके। और लिफ्ट, इसका मतलब है मिट्टी को कितनी ऊंचाई तक उठाना पड़ा, जमीनी स्तर से नापा जाता है। मानक कहता है कि अगर खुदाई 1.5 मीटर करीब 5 फीट तक गहरी है और मिट्टी निकालकर पास में ही जमीन पर डाल दी, तो ये लिफ्ट खुदाई के काम में ही शामिल है। इसके अलग पैसे नहीं मिलते। अच्छा, मतलब 5 फीट तक फ्री। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी को इससे ज्यादा ऊपर उठाना पड़े या किसी ऊंची जगह पर फेंकना पड़े, तो इस अतिरिक्त ऊंचाई को 15 मीटर के हिस्सों में अलग से नापा जाता है। तो लीड और लिफ्ट सीधे सीधे मिट्टी को हटाने की परिवहन लागत, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से जुड़े हैं। जी। जितनी दूर या जितनी ऊंची जाएगी मिट्टी, उतना ज्यादा खर्च। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि ठेकेदार को इस अतिरिक्त मेहनत और लागत का भुगतान मिले। मानक में एक और चीज का जिक्र है, पटराबंदी और टेकबंदी, प्लैंकिंग एंड स्ट्रटिंग। ये क्या होता है? जब गहरी खुदाई होती है, खासकर नरम मिट्टी में, तो गड्ढे के किनारे ढह सकते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसे रोकने के लिए किनारों पर लकड़ी के तख्ते मतलब प्लैंक्स लगाकर उन्हें बल्लियों या पाइप मतलब स्ट्रट से सहारा दिया जाता है। इसी इंतजाम को प्लैंकिंग और स्ट्रटिंग कहते हैं। अच्छा, ये सेफ्टी के लिए है? हाँ, मुख्य रूप से सेफ्टी के लिए। इसे सहारा दी गई दीवार के क्षेत्रफल में नापा जाता है, यानी कितने वर्ग मीटर दीवार को गिरने से रोका गया। स्क्वायर मीटर में? हाँ, इसे भी आमतौर पर 1.5 मीटर ऊंचाई के चरणों में अलग अलग मापा जाता है। अगर कहीं बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी हो, जैसे बहती रेत वाली जमीन में जहां तख्तों को बिल्कुल सटाकर लगाना पड़े, तो उसे अलग से नापते हैं। और अगर ये तख्ते और बल्लियां वहीं छोड़ देनी हो, मतलब परमानेंटली, तो उसका हिसाब भी अलग होता है। और आखिर में पेड़ पौधे हटाने के भी नियम है, ये भी इसी में आता है? हाँ, बहुत संक्षेप में। छोटे पेड़ जिनका घेरा जमीन से 1 मीटर ऊपर 300 मिलीमीटर से कम हो, मतलब करीब 1 फुट से कम। हाँ, और झाड़ियां हटाना हो तो उसे वर्ग मीटर में नापते हैं। बाड़ या कतार में लगी झाड़ियां मतलब हेजेस हटानी हो तो उसे लंबाई में यानी रनिंग मीटर में नापते हैं। अच्छा। और बड़े पेड़ मतलब 300 मिलीमीटर या उससे ज्यादा गहरा वाले हटाने हो तो उन्हें गिनती से नापते हैं और उनका गहरा भी बताते हैं। पेड़ों को नंबर से? हाँ, गिनती से। और पेड़ों की जड़ें खोद कर निकालना एक अलग काम माना जाता है और उसे भी गिनती से ही नापा जाता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि मिट्टी खोदने या भरने जैसे रोजमर्रा के लगने वाले काम को भी मानकीकृत तरीके से नापना कितना जरूरी है। IS 1200 भाग 1 जैसी गाइडलाइन ये पक्का करती है कि बड़ी निर्माण परियोजनाओं में पारदर्शिता रहे, हिसाब किताब साफ हो और किसी तरह का भ्रम या विवाद ना हो। खुदाई कितनी गहरी है, किस तरह की जमीन है, मिट्टी को कितनी दूर ले जाना है, क्या खास सावधानी बरतनी है, हर चीज का हिसाब रखने के एक स्पष्ट और समान तरीका है। बिल्कुल। ये माना कि एक तरह से प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों, मालिक, इंजीनियर, ठेकेदार के लिए एक साझा भाषा बन जाते हैं। मिट्टी के वर्गीकरण से लेकर नापने की सटीकता तक, मुश्किल हालात के नियमों से लेकर लीड लिफ्ट की गणना करना और किनारों को सहारा देने जैसे कामों तक, हर पहलू को इसलिए परिभाषित किया गया है ताकि काम सुचारू रूप से चले और भुगतान निष्पक्ष हो।
ये सिर्फ नियम नहीं है, ये भरोसे और दक्षता की नींव है, कह सकती हूँ। ये बातचीत खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस दस्तावेज में जिक्र है कि नाप तौल में जो संख्याएं आती हैं उन्हें पूर्णांकित करने मतलब राउंड ऑफ करने के भी नियम हैं IS 21960 के अनुसार। जरा सोचिए, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जैसे कोई हाईवे या बांध जहां लाखों घन मीटर मिट्टी का काम होता है, वहां इन छोटे छोटे दशमलव या पूर्णांकन के अंतरों का कुल मिलाकर अंतिम लागत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। या फिर अगर हम दस्तावेज की शुरुआत में दिए गए ज्ञान के अधिकार वाले विचारों पर वापस जाएं, तो सोचें कि इस तरह के तकनीकी मानकों की जानकारी आम नागरिक या छोटे ठेकेदारों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। क्या ऐसे मानकों तक आसान पहुंच उन्हें बड़ी परियोजनाओं की निगरानी करने या उनमें हिस्सा लेने में ज्यादा सक्षम बना सकते हैं और पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं? सोचने वाली बात है।